कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हमारा टॉपिक है, आज हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल और नॉर्मल बाइसेक्टर पोजीशन। तो सबसे पहले इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आई एम ड्राइंग हियर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बनाया। सपोज दिस इज माइनस क्यू, पॉइंट इज ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज प्लस क्यू एंड गैप बिटवीन ए टू बी इज 2L। ये डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट डाइपोल का। सपोज दिस पॉइंट इज O। इस पॉइंट से R डिस्टेंस अवे नॉर्मल बाइसेक्टर पोजीशन इज दिस वन। ये एक पॉइंट है नॉर्मल बाइसेक्टर पे। इस P पॉइंट पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। P से A को ज्वाइन कर लेते हैं। P से A को ज्वाइन किया, P से B को भी ज्वाइन किया। अब ये ट्राइंगल आपको एक आइसोसेलिस ट्राइंगल नज़र आ रहा है, जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये 90 डिग्री है। सपोज इस एंगल को ले लेते हैं, दिस इज थीटा, अज्यूम कर लिया है। तो ये हमारा नॉर्मल बाइसेक्टर पोजीशन है P, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। O पॉइंट से P पॉइंट कितना दूर है, लोकेशन हमें बतानी होगी। सपोज दिस इज R डिस्टेंस अवे। सिंस O इज मिड पॉइंट, अगर O मिड पॉइंट है तो ये A से B तक अगर 2L गैप है, दिस लेंथ वुड बी L, दिस वुड ऑल्सो बी L, AO L, BO ऑल्सो L। अब देखिए, P पॉइंट पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम किया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करने के लिए। जैसा कि हमने एक्साइल पोजीशन में भी किया था, वैसा ही हम यहाँ भी करेंगे। तो क्या होगा, देखिए, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये वाला प्लस Q इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ये इस तरह से जाएगा, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, EB, इसका नाम रखा हमने EB, ये EB का डायरेक्शन है। इसी तरह इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को ये माइनस Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का डायरेक्शन ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जैसा फोर्स होगा वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A एट पॉइंट P। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड EB ड्यू टू पॉइंट B एट पॉइंट P। ये अब आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर नज़र आ रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P पॉइंट पर कहीं और ही है, ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना सेम डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम देख लेते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब्ट्रैक्ट करके हम नेट फील्ड निकालते। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हम दोनों को ऐड कर देते। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ना सेम डायरेक्शन में है। तो अब हमें यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस की हेल्प लेनी होगी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। उसकी हेल्प से देखिए, अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेरिवेशन का। देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। ये एंगल जो हमने लिया है थीटा है। सबसे पहले EB और EE को लिख लेते हैं। EA को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, जैसे एक्साइल में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, चलिए पहले माइनस Q ले लेते हैं, ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P। तो इसका नाम है EA, ये रहा EA। मैग्नीट्यूड कितना है EA का, EA इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q दैट इज Q डिवाइडेड बाई माइनस Q से लेके जिस पॉइंट पे बताना है वो गैप। ये गैप कितना है, ये गैप, दोनों ही गैप सेम है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो ये वाला जो गैप है ये है R² प्लस L² रूट में, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ऐसा ही ये भी R² प्लस L² है। ये गैप A से लेके P, B से लेके P।
यहाँ आता है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रह जाएगा। ये ई ए की वैल्यू है। डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन है अलोंग पी से ए की तरफ एप्लीकेबल है, इस तरफ अलोंग पी ए। ये ई ए का मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू भी लिख लेते हैं, प्लस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी, तो ये है ई बी, इसका सिंबल है ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन बी दैट इज क्यू, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू पी दिस इज, उसका स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन इसका है बी से पी की तरफ, बी पी अलोंग बी पी। ये दोनों आ गए, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन कोई और ही है। अब इसमें हम वेक्टर एनालिसिस की जब हेल्प लेंगे तो एक छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है कि आप देख सकते हैं दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड, यानी ई बी, वेक्टर ई बी एंड वेक्टर ई ए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों इस तरह एप्लीकेबल हैं, तो 11th स्टैंडर्ड में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर दोनों वेक्टर होते हैं और उनकी डायरेक्शन कोई रैंडम डायरेक्शन होती हैं, तो अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम है, उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली नॉर्मल बाइसेक्टर से निकल के जाता है, जो उन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है। ये जो एंगल इन दोनों में क्रिएट हो रहा है, पता नहीं कितना एंगल है, ये जितना भी एंगल इन दोनों में बन रहा है, इस एंगल को नॉर्मली बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी इस तरफ, वो ई बी और ई ए का रिजल्टेंट होगा। ई ए एंड ई बी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना जनरेट हो रहा है, पहले आपको ये ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखिए ये एंगल हमने थीटा एज्यूम किया था, आइसोसेलिस ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये साइड और ये साइड बराबर हैं, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये वाला 90, इधर भी 90 है। अगर ये 90 है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से में, पी ओ बी में एक ये एंगल बच गया। इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा। इसी तरह इस ट्रायंगल के अंदर भी मैं इस एंगल को लिख सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 माइनस थीटा। देख लीजिएगा आप ध्यान से, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला एंगल आपको 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। अच्छा, जब ये आपको मिलेगा तो हमने क्या किया, देखिए ये जो ग्रीन वाली लाइन नज़र आ रही है, नॉर्मल बाइसेक्टर वाली लाइन, इसको मैंने आगे की तरफ ट्रेस किया, सीधा आगे की तरफ। जब इसे ट्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगी, इस तरह रहेगी ऐसे। ये मैंने एरो इधर कर दिया, ये ऐसे है, सीधी लाइन है, ये ओ से लेके सीधी लाइन ऊपर है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एक सीधी लाइन ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, ये वाला एंगल ब्लू वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट हुआ। अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ ये वाला, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए 90 माइनस थीटा हुआ, और इस स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं ग्रीन और रेड जो जा रही है सीधी लाइन, उसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक ये बड़ा वाला एंगल है। तो इन सारे एंगल का सम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 180 होगा। तो ये वाला एंगल कितना है, x सपोज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस ये वाला 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 90 180 ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे उधर भेज के माइनस कर दीजिए, या फिर माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, इधर 0 बचेगा, x की वैल्यू 2 थीटा। यानी कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ, ये वाला वेक्टर ई ए एंड वेक्टर ई बी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर ई ए एंड वेक्टर ई बी में जो एंगल जनरेट हो रहा है वो एंगल है
अगर ये वाला थीटा था तो वो एंगल की वैल्यू आई है 2 थीटा, पूरा बड़ा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो इनका जो नॉर्मल बाइसेक्टर होगा, जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देगा, वो ये लाइन है। पूरा एंगल अगर 2 थीटा आया तो ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये भी थीटा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बाइसेक्टर है। नॉर्मल बाइसेक्टर क्यों लिया है? क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। बर्ड्स वाला आपने क्वेश्चन किया था कि बर्ड्स जब अपने विंग्स को फैलाते हैं, हवा भरते हैं, तो इसमें वेक्टर सम प्रॉपर्टी लगती है और रिजल्टेंट क्रिएट होता है, बर्ड ऊपर की तरफ चलता है, फोर्स लगाता है ऐसे। कैटी में आप देखते हैं, गुलेल में, वहाँ भी हल्का भी टेढ़ा आपने किया तो कोई और डायरेक्शन में चला जाता है रिजल्टेंट। लेकिन अगर दो वेक्टर सेम होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर से होके जाता है। बो एंड एरो में देखते हैं आप, धनुष बाण में दोनों तरफ से आप बिल्कुल सेंटर में लगाइए एरो को, छोड़िए, दोनों तरफ से फोर्स सेम जनरेट होगा मैग्नीट्यूड में, और जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल सेंटर से निकल के जाएगा। थोड़ा भी आपने ऊपर नीचे किया, कोई और रैंडम डायरेक्शन आपको मिलेगी। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों वेक्टर की डायरेक्शंस रैंडम डायरेक्शंस हैं, अपोजिट में नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, कोई और ही डायरेक्शन है, लेकिन क्योंकि दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है उनके नॉर्मल बाइसेक्टर, जो उनके बीच में एंगल बनेगा, वहाँ से होके जाएगा। ये नॉर्मल बाइसेक्टर हमने ले लिया, एंगल हमने पता लगा लिया, दोनों के बीच में कितना एंगल था? 2 थीटा था। तो नॉर्मल बाइसेक्टर की हेल्प से ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। बस अब आपका सारा काम आसान है आगे का। अब आपने इसमें रिजोल्यूशन लगा लेना है। रिजोल्यूशन लगा के आपको देख लेना है, क्या देख लेना है आपको? देखिए, ये जो एंगल थीटा है, इस डायरेक्शन में EB का कौन सा कंपोनेंट है? क्योंकि EB खुद इधर है और उसका कुछ हिस्सा इधर काम कर रहा होगा, EA का भी कुछ पार्ट इधर काम कर रहा होगा, पूरा EA तो इस तरफ जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे? EB के साथ जो थीटा कंपोनेंट है, ये थीटा कंपोनेंट, एंगल बनाने वाली लाइन, ये हो गया EB cos थीटा, और इस EB cos थीटा से 90 डिग्री बनाते हुए ये रेड वाली लाइन 90 डिग्री है, पहले भी कई बार बताया है। 90 डिग्री इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, दोनों तरफ 90 डिग्री है। तो आपको उस तरफ लेना है जिधर ये वाला वेक्टर बीच में आ जाए, जिससे कि रिजल्टेंट कहीं इन दोनों वेक्टर्स के इस पूरे हिस्से में कहीं भी हो सकता है। ये नहीं कि आपका वेक्टर तो इधर जा रहा है एंगल बनाते हुए और आपने 90 डिग्री एक कंपोनेंट ये बनाया, बेस कंपोनेंट ये, और EB cos थीटा बनाया और उसके बाद 90 इधर बना दिया। नहीं, यहाँ पे ये रिजल्टेंट नहीं आएगा ये वाला, इसलिए दूसरी डायरेक्शन लेनी है 90 डिग्री वाली, जिसमें आपके सारे फंडामेंटल फुलफिल हो जाए। तो अगर ये EB cos थीटा है तो EB cos थीटा से 90 डिग्री पर होगा EB sin थीटा। इसी तरह से EA का कौन सा कंपोनेंट है? ये थीटा कंपोनेंट, इसका नाम हो गया EA cos थीटा। एंगल वाला कंपोनेंट कॉस होता है क्योंकि बेस पे बनता है एंगल, और बेस कॉस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस EA cos थीटा से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नीचे की तरफ आएगा इसमें। ये किसकी डायरेक्शन होगी? EA cos थीटा, और ये होगा आपका इधर EA sin थीटा। 90 डिग्री इधर, ये 90 डिग्री बन रहा है ऐसे, ऊपर इधर 90 डिग्री बना था, ये वाला 90 डिग्री था। एक एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? इस तरह से अब आपका ये आ गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि EA sin थीटा, EA और EB मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू भी सेम ही होगी, जो भी होगी। मान लीजिए साइन थीटा 1/2 है, थीटा के अकॉर्डिंग सपोज थीटा 30 डिग्री था, तो 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 रहेगा, इधर भी 1/2 रहेगा, यानी EA sin थीटा और EB sin थीटा दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, EB sin थीटा एंड EA sin थीटा, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। सिंस EA sin थीटा एंड EB sin theta are equal and opposite to each other, equal and opposite to each other, so they will
कैंसल, दे विल कैंसल ईच अदर। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ई बी साइन थीटा कैंसिल हो गया, ई ए साइन थीटा कैंसिल, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बचे कौन से? ई बी कॉस थीटा भी इस तरफ काम कर रहा है और ई ए कॉस थीटा भी सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पी पॉइंट पर वो इन दोनों के सम से आएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सम क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट जा रहे हैं। अगर ये दोनों भी अपोजिट होते तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाते, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती। अगर cos 30 होता √3/2 होती, सेम होती, ये भी पहले से कांस्टेंट है, तो वो भी कैंसिल हो जाते और पी पॉइंट पर 0 मिलता। क्योंकि अब ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जो नेट मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वुड बी, सपोज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल हमने रखा E, ये हो गया ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। बस अब आ गया सारा खेल मैथमेटिक्स का है, बाकी कुछ नहीं रहा। तो ई ए और ई बी क्योंकि सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos थीटा, या 2 cos थीटा भी कर सकता था, आगे लिख दीजिए सेंस ई ए इज इक्वल टू ई बी। ये अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करके क्या आएगा देखिए, E इज इक्वल टू 2, ई ए की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू यहाँ ट्राइंगल से ले लीजिए, इस ट्राइंगल से कितनी आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू? cos थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा, ये रहा cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस है ये वाला इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल ये लिया हमने, ये थीटा है, ये बेस है, थीटा के सामने वाला हाइपो परपेंडिकुलर और जिस पे बन रहा है वो बेस, यानी कि ये ओ बी बेस है, उसकी वैल्यू है एल डिवाइडेड बाई 90 के सामने हाइपो, उसका वैल्यू है √r² प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू है। इस वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लेंगे, आराम से करिए, एक बार आप जब सीख जाएं, समझ जाएं हर चीज़ को, कौन सी चीज़ कैसे है, कौन सा एंगल किस तरह से आ रहा है, उसके बाद आप फिर बहुत स्पीड में इसको कर सकते हैं। फिर 3 से 4 मिनट में आप इसे कर लेंगे कंप्लीट डायग्राम के साथ। L डिवाइडेड बाई √r² प्लस एल स्क्वायर, उसके बाद 2 × 1 2QL हो गया, 2QL डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर पावर है कुछ नहीं, यानी कि 1 है, यहाँ हाफ पावर है 1½ 3/2, ये हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2QL ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई r² प्लस एल स्क्वायर 3/2। ये एक रिजल्ट आपके पास आया। ये डायरेक्शन है जो बी ए के अलोंग जा रही है। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि ये वाला एंगल हमें कितना मिला? थीटा। अगर ये एंगल थीटा मिला, इसका मतलब ये है ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है,
थीटा, थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल जैसा बना, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो ये डायरेक्शन किसके पैरेलल आ रही है? बी टू ए, बी से ए की तरफ, बी ए के पैरेलल है, पैरेलल टू बी ए, पैरेलल टू। अच्छा, और एक रिजल्ट इसमें बना सकते हैं, क्योंकि ये जो एल है, ये एल डाइपोल के मिड पॉइंट और चार्ज के बीच का गैप है। डाइपोल तो खुद ही बहुत छोटा होता है, यानी कि एल की वैल्यू तो बहुत ही छोटी है आर के कंपैरिजन में। अगर ये आर के कंपैरिजन में, इस आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन एल वुड बी नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट हो जाएगा। और नेग्लिजिबल होते ही एल यहाँ से डिसअपियर होगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई, यहाँ से गया आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर के ऊपर 3/2 पावर रहेगी, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती हैं, 2 से 2 कैंसिल होगा, आर के पास रह जाएगा क्यू। तो E इज इक्वल टू आपको रिजल्ट मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, जहाँ पे P कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। R कौन है? R डिस्टेंस है डाइपोल से, P पॉइंट है कितनी दूर? ये है। ठीक, ये वाली वैल्यू आपको मिल गई, डायरेक्शन यही रहेगा इसका। तो यहाँ लाके आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट वन ऑफ इट्स इक्वेटोरियल और नॉर्मल बाइसेक्टर पोजीशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।